जी संदीप जी, आप नमस्कार सर। तो नमस्ते। आज आप लोग ही बोलिए, मैं सिर्फ सुनने के लिए हूँ। इससे क्या होगा कि एक दूसरे से हम परिचित भी होते रहेंगे, सिर्फ नाम से परिचित है, चेहरे से भी परिचित हो जाएंगे। जी जी तो सर। ये हम सप्ताह में सोचते हैं एक दिन करें। कैसा लग रहा है? ये अच्छा लग रहा है? ये होना चाहिए। जी सर। जी सर, बहुत बहुत सर। सर आज मैं सर एक्चुअली सर मैं क्या ही बोलूँ सर। आप मैं तो बस पूछ सकता हूँ थोड़ा बहुत आपसे सर, बहुत सर मैं एक कह रहा था सर कि आज मैं सीताराम गोयल जी एक बुक देख रहा था, हाउ आई बिकेम अ हिंदू। तो उसमें वो मतलब वो उस समय का 60s के एरा का वो वर्णन करते हुए कहते हैं कि मतलब अ, उनको उनके काम में अड़ंगा जिस प्रकार का हर्डल्स जो क्रिएट कर रहे थे वो तो नेहरू और फिर और वो जो वामपंथी कर क्रिएट कर रहे थे वो तो कर ही रहे थे। पर साथ में जो सो कॉल्ड जो जो सो कॉल्ड लोग हैं, जो कि सो कॉल्ड हिंदुत्ववादी हैं, जैसे उन्होंने विंड बैक कह करके संबोधित किया वाजपेयी जी को मुझे लगता है। तो उन्होंने उनका कॉलम रुकवा दिया ऑर्गेनाइजर में। और उसके बाद फिर उनसे बहुत मनमुटाव भी रहा, और फिर बाद में और भी उन्होंने आगे लिखा है कि उनको बड़ा सीआईए एजेंट वगैरह क्या और क्या क्या नहीं कहा। सर तो संदीप जी, मतलब मेरा एक वो यही प्रश्न था सर आपसे कि सर क्या ये वास्तव में मतलब ये जो भाजपा है वो इट इज इन एनी एनी वे इज इट डेडिकेटेड फॉर एनी सॉर्ट ऑफ हिंदू कॉज, या फिर हमें भ्रांति हुई है कि ये हिंदू कॉज के लिए है और वास्तविकता में ये भी कांग्रेस जैसे ही हैं? मतलब यही मैं पूछना चाह रहा था सर। मैं आपको बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। आ, मैं आपको योगी आदित्यनाथ जी के दादा गुरु हैं, महान दिग्विजय नाथ जी, उनका लिखा हुआ मैंने मेरे एक राजयोगी किताब पुस्तक भी देना, और हाउ बिकम ए हिंदू जो होगा वहां पे ऊपर में होगा, उसमें मैंने लिखा है। क्योंकि असल में देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी स्वयं को हिंदूवादी नहीं कहा है। एक बात है, ये हमारी भ्रम है। और उन्होंने गांधीवादी समाजवाद कहा। और भारतीय जनता पार्टी जब जनसंघ थी, जनसंघ के रूप में जिस तरह से उन्होंने अपने पदाधिकारी मुस्लिम बनाए, जैसे आज वो आप देख रहे हो कि नुपुर के गला कन्हैयालाल के गला काटने में भी मुस्लिम आ रहे हैं सब भाजपा के कार्यकर्ता। तो उस पे बड़ा तीखा व्यंग किया था महंत दिग्विजय नाथ, जो इनके दादा गुरु थे। और उन्होंने कहा था कि ये कांग्रेस से भी बड़े सेकुलर हैं, इनको सर्टिफिकेशन जो चाहिए। हिंदू थॉट के जितने लोग थे उन सबको इन्होंने एक तरह से कम्युनिस्टों की तरह चरित्र हनन का प्रयास किया, क्योंकि वो ये बात कहते थे कि आप हिंदू हैं तो हिंदू थॉट के साथ आगे बढ़िए। अपने काफी सारे नेताओं को इन्होंने खत्म किया। दीनदयाल उपाध्याय जी की जो संदिग्ध मौत थी, उसमें भी एक संदिग्ध परिस्थिति थी जांच का, उसमें एक बड़े नेता का नाम आया, इनके ही नाम आया, आरोप लगे। और उसके बाद भाजपा जब बनी तो भाजपा का जो गांधीवादी समाजवाद इन्होंने रखा फिलॉसफी, उसमें जो प्रथम गेस्ट बने थे मुंबई अधिवेशन में, वो व्यक्ति वो भी मुस्लिम गेस्ट बने थे। एमसी छागला भारत के शिक्षा मंत्री रहे थे। जो 4 मुस्लिम शिक्षा मंत्री शुरू के थे उसमें वो थे, जो जेएनयू के जनक हैं, जेएनयू जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के। साथ ही बीएचयू से हिंदू हटाने के लिए छागला जी ने अभियान संसद के अंदर शुरू करवा दिया था। वो भाजपा के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और जब मैं शिमला यूनिवर्सिटी में संघ और भाजपा के लोगों में ये जब मैं स्पीच दे रहा था, तो उन्होंने, जो बुजुर्ग हो चुके 60 70 80 साल के, वो कह रहे थे, संदीप पहली बार आज आपके मुंह से ये सुन पाया, वरना हम लोगों को तो यही बताया गया है कि वो राष्ट्रवादी मुसलमान थे। तो मैंने कहा वो आप संसद के डिबेट को देखिए, उस डिबेट में छागला जी कह रहे हैं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हिंदू हट जाना चाहिए। तो भाजपा को हम हिंदू क्यों मानते हैं? वो अशोक सिंघल जी का दबाव था। जब राम मंदिर मूवमेंट शुरू हुआ, और राम मंदिर मूवमेंट में जब महंत दिग्विजय ये अवैधनाथ योगी जी के गुरु, उन्होंने इस मोर्चे को संभाला, सबको एक साथ लाना है। तो 84 में जब आपको इलेक्शन हुआ इंदिरा गांधी की मौत के बाद, तो भाजपा की सिर्फ 2 सीट रह गई थी, और गांधीवाद समाजवाद वो क्लिक कर नहीं रहा था। तो क्या हो, तो समय राम देखो कि 83-82 में राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ, तो अशोक सिंघल जी उसको लीड कर रहे थे, विश्व हिंदू परिषद था वो लीड कर रहा था।
उनका सुझाव था कि अगर हमको उठना है तो हमको हिंदू इस मुद्दे से अपने आप को जोड़ना पड़ेगा, और राम मंदिर आंदोलन से वो जुड़े। इधर जो है 5 साल में राजीव गांधी की सरकार की स्थिति खराब हुई। उन्हीं के वित्त मंत्री थे बीपी सिंह। बीपी सिंह बाहर आए और एक पार्टी का जनता पार्टी जब गठित हुई तो उसमें भारतीय जनता पार्टी भी साथ मिलकर चुनाव लड़ी। और महंत अवेद्यनाथ, ध्यान आप दोगे कि वो अयोध्या के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे थे, और जो आज अयोध्या के क्रेडिट ले रहे हैं वो अयोध्या के मुद्दे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। जी जी अयोध्या के मुद्दे के खिलाफ बोफोर्स पे चुनाव लड़ रहे थे जनता पार्टी जो है। और जब बनी तब हिंदुओं को तोड़ने के लिए मंडल कमीशन लागू किया गया। ओबीसी एक समय जो मजबूत जातियां उनको ओबीसी, क्योंकि देवीलाल और बीपी सिंह में टकराहट हो रही थी, और देवीलाल बड़े नेता हो रहे थे, तो बीपी सिंह ने ये तुरुप का पत्ता फेंका। और उस समय समर्थन की जगह अडवाणी ने फिर उसका एक उपयोग किया कि मंडल यानी बांटने वाली, तो हम कमंडल यानी हिंदुत्व से जोड़ेंगे, और रथ यात्रा शुरू किया। और यहां से उनकी पहचान बनी कि ये हिंदुत्व पार्टी है, रथ यात्रा निकाल रही है, हिंदुत्व की पार्टी है, इस तरह से। तो फैक्ट जो है, और जो फैक्ट है, जो वो कहते हैं और जो दिखता है, तीनों भ्रमित करता है, तीनों ही पोजीशंस भ्रमित करती है। और सर। वो कई खुद कह चुके हैं, ये वो खुद कहते हैं कि हम, आपको किसने कहा भाई, आपको किसने कहा हिंदू पार्टीवाद कह रहे हैं, भगवा मतलब भाजपा नहीं है, ये आप नहीं कर रहे, वहां जेपी नड्डा जी ने बोला। नड्डा ने। तो सीताराम गोयल जी, राम स्वरूप जी, अरुण शौरी, एक लंबी परंपरा है जो हिंदुओं के लिए काम करते रहे। प्रभाष जोशी को भी, प्रभाष जोशी बाद में आप लोग कई लोगों को नई पीढ़ी को लगता होगा कि लेफ्ट हैं, ये हैं। प्रभाष जोशी संघ से सहानुभूति रखते थे, लेकिन प्रभात जोशी को भी इन्होंने एकदम मतलब उनकी छिछालेदार किया। उन्होंने एक किताब लिखी, वो भी कि मैं हिंदू, ये मैं हिंदू क्यों बना करके, क्योंकि सबने लिखा, क्योंकि इन्होंने कम्युनिस्ट चाल में सबको पर व्यक्तिगत हमला किए, जैसे हम लोगों पे करते हैं। तो ये एक लंबा इतिहास है। वो स्वयं को कभी भी हिंदू क्लेम नहीं करते, आप और हम करते हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा कि, और इसलिए उनकी गलती भी नहीं कहूंगा संदीप भाई। जी, सर सर तो ये जो सर विकृति, सर मैं ये कह रहा था सर कि प्रारंभ से ही मैं ये कह रहा था सर कि डॉक्टर हेडगेवार जी ने जिस तरह से ये कहा था कि ये भारत केवल एक जमीन का टुकड़ा है, अगर हिंदू धर्म को माइनस कर दिया जाए तो जैसे कोई और भी जमीन का टुकड़ा होता है, तो इसकी खासियत जो है वो हिंदू धर्म की वजह से है। तो मैं ये कह रहा था कि जब जो संस्थापक थे उनके इस प्रकार के विचार थे, और फिर गोलवलकर जी ने मैं बहुत कुछ कहा, तो मैं कह रहा था कि प्रारंभ से ही क्या संघ की विचारधारा कांग्रेस से कोई बहुत ज्यादा अलग नहीं थी, या फिर प्रारंभ में अलग थी और बाद में किसी प्रकार की ऐसी कोई लीडरशिप आई जिसके वजह से अलग करना कांग्रेस को और उसको मुश्किल हो गया। मैं ये ऐसा है क्या संदीप जी? देखिए, आपको बताऊं कि हेडगेवार जी स्वयं कांग्रेस से आए थे। हेडगेवार जी स्वयं कांग्रेस से आए थे, वो कांग्रेस के थे और जेल भी गए थे आंदोलन में। तो हेडगेवार जी का विचार बहुत अच्छा था। उन्होंने एक ढांचा संघ का बनाया, और बंगाल से ये आइडिया लिया था उन्होंने कि कैसे हम कुश्ती, शारीरिक स्वास्थ्य और इन सब के लिए हम काम करेंगे। हेडगेवार जी बहुत कम समय में देहावसान हो गया। फिर गोलवलकर जी आए जो कम उम्र के थे, उनके साथ कई चुनौतियां आई। गोलवलकर जी थोड़े आध्यात्मिक थे और उनके विचार स्पष्ट थे। बाद में फिर उनके विचार को बहुत कुछ डाइल्यूट करने के लिए प्रेशर भी आया। लेकिन जो संघ का पॉलिटिकल चरित्र आया वो आपको बाला साहब देवरस के समय से आना शुरू हो गया। बाला साहब देवरस के समय से संघ का पॉलिटिकल मतलब वो पॉलिटिक्स में जोड़ घटाव इस सब चीजों में। फिर राजू भैया आए तो वो थोड़ा, तो वाजपेयी जी फिर उसको कवर पूरा करे। सुदर्शन जी के समय से राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का शुरू हुआ, वो खुद भी नमाज पढ़ने चले गए, तो वहां तो और डायलूजन शुरू हुआ। तो ये पूरा एक, आप अगर देखोगे ये पूरी एक चेन थी। हेडगेवार जी के समय उन्होंने हिंदू विचार को लेकर ही काम किया था। और ये स्वयं गोलवलकर जी की मैंने बायोग्राफी लिखी, वो भी हिंदू विचार को लेकर ही था। ये अलग बात था कि उन्होंने कहा कि हम कोई शास्त्र हमारा आधार नहीं बनेगा। जो संघ में कोई भी शास्त्र आधार नहीं, चाहे वो रामायण महाभारत हो, गीता हो, सनातन का कोई भी शास्त्र आधार नहीं बनेगा।
और जिसके कारण उनकी थोड़ी आलोचना भी किया था उस समय कृपात्रि जी आदि ने कि बिना शास्त्र के आप हिंदू कैसे अपने आप को क्लेम करोगे, हिंदू को क्या सिखाओगे आप। तो जैसे आप संघ की शाखा में जाओगे, मैं कई बार गया हूँ उन लोगों के बीच में जब मैं पुस्तक लिख रहा था, इंटरव्यू और ये सब, और उनके बीच रहा भी हूँ मैं काफी लंबा। तो उनके लिए भारत का जो पूरा दर्शन है वो आप अगर देखोगे कि वो जब भी कोई समस्या पे आप बात करोगे तो आपको वो 1925 से ही शुरू करते हैं कि ये समस्या था, गुरु जी के समय ये था तो इसको ऐसे सॉल्व किया, हेडगेवार जी के समय ये था तो ये से, तो वो उस पुराने रूट पर नहीं जा पाते। इसमें सिर्फ एक दीनदयाल उपाध्याय थे जो पुराने रूट को समझते थे, इसलिए उन्होंने 2 पतली पुस्तक लिखी, चंद्रगुप्त मौर्य और आदि शंकराचार्य। वो पुराने रूट को समझते थे। दीनदयाल उपाध्याय जिनकी हत्या हो गई, और मुझे लगता है वो होते तो शायद दूसरा स्वरूप होता। वो बहुत संगठन में उनकी बड़ी पकड़ थी और हर तरह से, लेकिन उसके बाद जो है तो सनातन से जो आधार नहीं लिया, तो जैसे जैसे आपने देखा ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, कौन कौन सा समाज आया, लंबा चला लेकिन एक बहुत लंबा नहीं चल पाया, वो धीरे धीरे चीजें। और बाला साहब देवव्रत के समय से तो राजनीति ही होने लगी, राजनीति ही हावी हो गई। उसके बाद वाजपेयी एरा जो 80 फिर जनसंघ हुआ, जनसंघ में नानाजी देशमुख बहुत बहुत मतलब प्योर सोल थे वो, और उस जनसंघ को सरकार को बनाने में उनकी बड़ी भूमिका थी नानाजी देशमुख जी की। पर उसमें फिर दोहरी नागरिकता का सवाल आया कि ये सरकार में रहेंगे तो संघ के इस तरह की चीजें, फिर टूटा। फिर उसके बाद वाजपेयी अडवाणी का एरा आ गया, और वाजपेयी जी को अब नहीं है वो शरीर में, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, पर वाजपेयी का सोशलाइजेशन नेहरू के समय हुआ है, तो वाजपेयी नेहरू के करीब हैं। वाजपेयी संघ के उतने करीब नहीं है, वाजपेयी नेहरूवियन है पूरी तरह से। अगर आप देखोगे, अगर आप लोगों कई लोगों को लगेगा कि ये क्या बोल रहे हैं, तो आपको मैं चाहूंगा कि मुशर्रफ वाजपेयी डॉक्ट्रिन पढ़ें, जो कश्मीर देने तक की बात हो गई थी, जिसको बाद में मनमोहन सिंह सियाचिन देने तक पे आया। तो वाजपेयी जी बिल्कुल नेहरूवियन है। 14 के बाद एक उम्मीद जगी थी कि एक देशी थॉट से आ रहे हैं नरेंद्र मोदी, जो कि अंग्रेजी दा से नहीं आ रहे हैं, क्लास से, अंग्रेजी वर्ग से नहीं आ रहे, बिल्कुल एक जूझ के आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं। तो वो लगा था, और कई अंग्रेजी अखबार विदेश के उन्होंने लिखा भी ये बात की पहली बार 14 में पहली बार भारत एक सही मायने में वैचारिक रूप से स्वाधीन होने की दिशा में बढ़ रहे हैं। और अगर देखोगे तो शुरू के 14 से 19 का कार्यकाल, नरेंद्र मोदी का कार्यकाल ठीक है, वो उस थॉट को लेके चल भी रहे हैं जहां दिख रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी सेकुलर नहीं थे। अगर आप गुजरात के पूरे देखोगे तो हिंदू जो दंगाई उन पे गोली चलवाना, मुस्लिमों को एक एक को घर पहुंचवा के बचवाना, वो सेकुलर थॉट था उनके अंदर पूरा, ऐसा नहीं कि नहीं था। और अगर आप देखोगे तो अयोध्या के आंदोलन में, रथ यात्रा में वो महाराष्ट्र तक तो आते हैं अडवाणी के, लेकिन वो अडवाणी के साथ अयोध्या नहीं जाते। उनको मालूम था कि अयोध्या के इस वितंडा में जब सब फंसेंगे तो अगला लीडरशिप कौन होगा। तो मोदी बहुत शार्प माइंड है, एक्सेस शार्प माइंड है, तो वो कभी भी अयोध्या नहीं गए। अयोध्या अब गए हैं जब वो, और वो सारे क्लेम फिर उनके नाम आ गया, तो अयोध्या वो नहीं गए। और या फिर 2004 के आप लोकसभा चुनाव में भी देखोगे तो आज नरेंद्र मोदी जी का लोकसभा चुनाव हो तो हर मुख्यमंत्री, हर नेता बढ़ चढ़ के भाग लेता है ना, उनकी मजबूरी है, योगी होगी सब, लेकिन मोदी जी ने बढ़ चढ़ के भाग नहीं लिया। 9 के अडवाणी के चुनाव में तो वो प्रचार ही करने नहीं गए, उनको मालूम था अगर अडवाणी आ गए तो फिर नहीं, मेरी संभावना खराब हो जाएगी। इसलिए मैं, जिनको बुरा लगेगा वो फैक्ट चेक करें, वो सिर्फ लुधियाना वाली एक रैली में गए जहां नीतीश कुमार ने हाथ जोड़ के वो फोटोग्राफ बना। वरना आज अगर लोकसभा का चुनाव है तो आप देखो योगी कहाँ प्रचार कर रहे हैं, हेमंता कहाँ कर रहा है, नड्डा कहाँ कर रहा है, सारे होते हैं। लेकिन अडवाणी जी को, मैं उस समय था जागरण या नई दुनिया अखबार में, तो मैं कवर कर रहा था चुनाव, मैं 2003 से चुनाव कवर करता हूं, तो अडवाणी जी हारे थके थे, उनके साथ जो हुआ वो भी पीड़ादायक है। कोई भाजपा का बड़ा लीडर उनके प्रचार में था ही नहीं, उनको अकेला ही बात सर संदीप जी, पर यह भी बात हो कही जा सकती है ना कि वो जिन्ना की मजार पे जाके माथा वगैरह टेक करके पाकिस्तान में, उस पे बाद में आऊंगा, मैं अभी पॉलिटिकल चीजें कह रहा हूँ। जिन्ना के मजार पे तो वो गए तो वहां से हुआ ही, लेकिन बात क्या होता है कि अभी तो अगर देखोगे तो सच्चर कमेटी इन्होंने लागू किया, तो फिर योगी को इनका प्रचार नहीं करना चाहिए।
क्या आपने तो सच्चर कमेटी लागू कर दिया। मैं तो पार्टी का स्ट्रक्चर में तो पार्टी के रूल को फॉलो करना पड़ेगा ना। जी। पार्टी के स्ट्रक्चर में जैसे 2012 में मान लिया अडवाणी 2012 में यूपी का इलेक्शन था, नितिन गडकरी अध्यक्ष थे, नितिन गडकरी मोदी को मनाते रह गए। यूपी के इलेक्शन में वो नहीं गए कि यूपी अगर जीत गए, मेरे जाने से जीत जाएंगे तो 14 का मेरी संभावना, तो फिर वो अखिलेश बना, आपको ध्यान होगा। नितिन गडकरी कहते रह गए, मोदी नहीं गए यूपी में प्रचार करने, एक भी नहीं गए। तो एक लंबे विजन को लेकर चल रहे थे, उनके वो थे। 19 के बाद है कि अब हम बन गए, तो अब प्राइम मिनिस्टर तो बन गए, तो अब वैश्विक महत्वाकांक्षा है, उसमें हिंदू फिट नहीं बैठता, हिंदू लीडरशिप का नेता वो फिट नहीं बैठता। और ये सरदार पटेल के साथ हो चुका है। सरदार पटेल जीत के बहुमत लाके भी उनको फेंक दिया गया, गांधी ने फेंक दिया, नेहरू। तो हिंदू नेता ग्लोबल नेता नहीं बन सकता। तो यहाँ से रिफॉर्म उनके अंदर शुरू होता है। सच्चा जो जिस चीज का उन्होंने विरोध किया उस सबको वो लागू करते जा रहे हैं। पिंक रेवोल्यूशन तो बीफ में नंबर 1 की होड़ चल रही है। सच्चर कमेटी का विरोध किया तो उसको वो लागू कर चुके हैं, लागू कर चुके हैं। संसद में बहुत उसमें मुस्लिम भरते चले जा रहे हैं। पहले वो कहते थे विकास सबका, तुष्टिकरण किसी का नहीं, अब वो तुष्टिकरण ही कर रहे हैं। तो ये डायलेमा तो है। आपको राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के नाते आपको सब कुछ देखना पड़ेगा कि ये सब चीजें हुई है, इतिहास इसका गवाह है, और उसको उसी तरह से देखना चाहिए। आज जी मतलब सर। एक एक क्वेश्चन ही लेता हूँ क्योंकि और लोग भी होंगे। जी सर, जी सर, थैंक यू सर, बहुत थैंक यू, हाँ, बहुत अच्छे थैंक से। यू। अब हैं रामावत यादव जी हैं। जो लोग भी आना चाहते हैं वो मुझे बताएं। ये हैं राम पांडे जी हैं, वो कह रहे हैं अलाउ। ठीक है, आप आइए, पर मुझे मत ज्यादा बुलवाइए, अंक ज्यादा बुलवा नहीं लिया। आप लोग बोलिए आज। हेलो, मैंने अलाउ किया है। हेलो संदीप जी। हाँ, राम पांडे जी बोल रहे हैं। हाँ जी, राम पांडे जी बात कर रहा हूँ। राम राम जी सर। राम राम, आप वीडियो में आ जाइए। हाँ जी सर, राम राम। राम राम। राम राम भी, और आपका नाम भी राम है, तो बहुत ही सुंदर बात हो गई। तो जी जी सर। कहाँ से हैं बहुत आप? बहुत। हम एक तो मैं चाहता हूँ कि सबसे हमारा परिचय बढ़े, क्योंकि जब इधर से यूट्यूब हो, ये हो या फेसबुक, तो मैं ही बोलता हूँ, आप लोगों के नाम तो आते हैं पर चेहरा जो है, तो मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा ग्रुप बने जो आपस में सब परिचित हो। ऐसे भी समय खराब चल रहा है, तो एक दूसरे से परिचित होना बड़ा आवश्यक है। तो कहाँ से हैं आप? एक्चुअली सर, मैं बलिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, यूपी से। बट मैं अभी गुड़गांव में स्टे किया हुआ है काफ़ी टाइम से। जी तो जी। एक्चुअली सब लोगों का छुट्टी रहता है संडे वाले दिन, बट मैं रिटेल इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ। हम्म, मेरी जो जॉब प्रोफाइल है वो रिटेल से है। तो हम्म, आज के दिन मुझे भी जॉब पे रहना पड़ रहा है अभी। तो हम्म, आपने जो अभी प्रयास किया था लाइव स्ट्रीमिंग का, तो मुझे लगा कि ये अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं चाहिए। तो कैसे भी टाइम निकाल के आपके साथ लाइव करने की कोशिश किया है मैंने। नहीं नहीं, बहुत अच्छा किया। तो जी जॉब संदीप जी, अच्छा, मेरा जॉब क्वेश्चन। अच्छा चल रहा हाँ, जॉब एक्चुअली क्या है कि सर, अभी थोड़ा सा पेंडेमिक के बाद में रिटेल का जो बिजनेस है बहुत डाउनफॉल चला गया है। है। हाँ। तो उस तरीके का बिजनेस हो नहीं पा रहा आज के टाइम में जैसा पहले चलता था। हम्म, मैं थोड़ा सा राजनीति और अध्यात्म से हटके थोड़ा सा क्वेश्चन करना चाह रहा था काफ़ी टाइम से, जब से ये पेंडेमिक नाम का कोई चीज़ आया है देश और दुनिया में। हम्म, तो उसके रिगार्डिंग ही मैं आपसे प्रश्न करना चाह रहा था, क्योंकि हम्म, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इस पेंडेमिक को प्लैंडेमिक कहते हैं हम्म, कि ये तो प्लैंडेमिक है। यहाँ पे ये कौन कौन सा पेंडेमिक है जो शाम को आता है और सुबह ख़त्म हो जाता है, या सुबह आता है या शाम को चला जाता है, या एक टाइम पीरियड के लिए आता है कि हाँ 10 बजे से 4 बजे तक ओपन रहेगा, कोरोना रहेगा, उसके बाद आप मॉल या शॉप आप बंद कर सकते हैं, चाहे इसको क्लोज कर सकते हैं। तो इसके बारे में मेरे को कुछ जानना है सर, इसके बारे में क्या सच्चाई है और क्या इसमें कहना चाह रहे हैं आप। अब मैं इस पे बोला था, और जिसके कारण से पहली बार जब मेरा चैनल बैन हुआ था, तो यहीं से बैन होना शुरू हुआ था। ये वास्तव में जो आप देख रहे हो रीसेट प्लान का ही पार्ट है। रीसेट प्लान जो है, और इन्होंने फिल्म के जरिए भी, आपको ध्यान होगा, आपने जो बच्चों की फिल्म आई थी जिसमें थॉर होता है, और ये तो एवेंजर वाली जो फिल्म थी, और थैनोस की कल्पना है कि आधी दुनिया खत्म हो जानी चाहिए क्योंकि संसाधन पे लोड बढ़ रहा है।
ये पूरी थ्योरी बिल गेट्स की है। बिल गेट्स पे मैंने वो सारे दस्तावेज आपको investdaily.com पे दिया है। उनका मानना है कि जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो डार्विन की सिद्धांत थी कि जो जो सर्वाइव कर सकता है वो जिए, बाकी हट जाए, क्योंकि जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, कार्बन फुटप्रिंट हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और इसके लिए बड़े पैमाने पर सबसे बड़ी बात है कि बीमारियों के जरिए, वैक्सीनेशन के जरिए, यानी पॉपुलेशन कंट्रोल, वर्ल्ड को एक रीसेट करना है। ये 3000 एलिट हैं जो वर्ल्ड को रीसेट करना चाहते हैं। और अगर आप देखोगे, इसमें मैंने सबूत तक दिए थे कि 2009 में फाइजर ने वुहान लैब को फंड किया। अमेरिका और चीन का ज्वाइंट वेंचर है, तो उसने फाइजर ने 2009 में उसको फंड किया। और उसके बाद जो है ये कहानी पूरी शुरू हुई। कभी भी कोई बीमारी आता है, इतना जल्दी कोई वैक्सीन बन जाता है? एग्जैक्टली सर, हाँ ये क्वेश्चन बहुत बहुत उठा था ये क्वेश्चन। सिंपल सी बात है कि कोई, दूसरी बात यह है कि साधारण फ्लू इससे ज्यादा भारत में या दुनिया में, अब हमारी पूरी फैमिली में हम कोरोना से कोई पीड़ित नहीं हुए। हम आयुर्वेद की दवा रेगुलर लेते रहते हैं अपना रेसिस्टेंस पावर के लिए, परंतु वैक्सीनेशन के बाद हमारे घर में बीमारियां शुरू हो गई। मेरी श्रीमती को ही हुआ और हमारे कई जो जानकार हैं इन सबको। तो ये चीजें तो है, और वो वर्ल्ड रीसेट को बार बार करेंगे। हमारे और आपके पास बहुत कुछ है नहीं, वो पूरे एक एक चीज हमें ट्रैक कर रहे हैं। वो दुनिया को अपने, जब आपके पास बहुत पैसा हो जाए फिर क्या करोगे आप? फिर दुनिया अपने हिसाब से चलाना चाहोगे। सिंपल सी बात है, चाहोगे ना कि ये छोटे से घर में ही कि हमारे पास, अरे यार मैं कमा के लाता हूँ, मेरे हिसाब से चलो। तो ये जो खरबपति महासंघपति हैं, अब ये दुनिया अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं कि हम लोग हैं। इसलिए ये दावोस में मिलते हैं, छोटा सा गांव इलाका है, वहां वो मिलते हैं, वहां उनकी चक्करलस चलती है, वो सारी चीजें चलती है। और दुनिया में इनका एक और प्लान है कि रिलीजन विहीन दुनिया बनानी जो है। और इसके लिए जो मैंने आप लोग को फ्रीमेसन सोसाइटी की जो बात की, वो लगातार और ग्रो कर रहा है, जहाँ वो रिलीजन तो क्रिश्चियनिटी के करीब है, लेकिन वो रिलीजन विहीन दिखता है। वो क्यों दिखाएगा? उसमें दुनिया का हर ताकतवर व्यक्ति उसका मेंबर है, दुनिया का हर ताकतवर व्यक्ति, बता रहा हूँ। और उसकी पहचान होगी कि उसके बिल्डिंग्स में के डिजाइन वैसे होंगे, मिलने के डिजाइन वैसे होंगे। तो ये अच्छा, आप ही लोग, हम सबके पास पैसा हो जाता है, लोग कहेगा क्या कि गप है। अब कि मैंने किताब भी बताया, सब कुछ बताया, पैसा हो जाता है तो एक अपने गुप्त जुआ पार्टी, किटी पार्टी करते नहीं करते? महिलाएं किटी पार्टी करती है, लोग जुआ खेलते हैं, अपना एक अलग फ्रेंड ग्रुप है, उसमें पी रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा, ये करते नहीं करते? ये वही कहानी है। ओवरऑल पैसा हो चुका है। अब वो दुनिया को, मुझे तो ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से कई मामलों के आए कि अब तो वहां की स्कूलों में मस्ट कर दिया कि आपको इंजेक्शन लेना है इस बीमारी का। पहले एक कोई इंजेक्शन वैक्सीन होता था, अब तो 1000 वैक्सीन बच्चों में डाले जा रहे हैं। कितनों के मानसिक बीमारियां हैं, क्या है। बचपन से लेके बड़ों तक पे तो 16-17 वैक्सीन लेनी पड़ रही है आजकल के टाइम में। पूरा अच्छा, दुनिया में वैक्सीन का, हमारे यहाँ ना चिकन पॉक्स को माता जी आ गई बोलते थे। आप तो बढ़िया से हो तो आपको पता होगा, माता, छोटी माता आ गई, चिकन पॉक्स जो है उसकी बीमारी को। वो दुनिया में प्रथम वैक्सीनेशन को इजाद करने का उसका भारत का थी, पर आज भारत कहीं नहीं है। और वो लोग पूरा, तो फार्मा और, मैंने अपनी पहली किताब में भी लिखा है कि ड्रग, जो फार्मा इंडस्ट्री और हथियार इंडस्ट्री, ये दो ऐसे इंडस्ट्री है जो मानव को मारकर ग्रो करते हैं। इसमें अमेरिका सुपीरियर है और वही वो कर रहा है। ये वर्ल्ड रीसेट प्लान ही है। सिंपल सी बात है कि हम तो घर में, हम, आपने देखा होगा, मैं तो अपने फैमिली के साथ घूमने भी गया, सब किया, सिंपल काढ़ा ले रहा हूँ जो मैं रेगुलर लेता हूँ। अपने जो मसाला आप लोग यूज करते हो किचन में, हमें कहाँ हुआ कोरोना। और वो वैक्सीनेशन के बाद मेरी श्रीमती की तो ये हालत हो गई कि बचे ना बचे, ये स्थिति बन गई। तो मैं तो खुद ही एक्चुअली क्या हुआ कि एक वीरेंद्र सिंह करके यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूबर क्या है मतलब इसी तरीके की जानकारियां शेयर करते हैं लोगों से। तो उन्होंने बताया था कि यूट्यूब पे एक 201 करके इवेंट हुआ था, ये 2018 में। तो उसमें क्या हुआ था कि इकोनॉमिक वर्ल्ड फॉर्म करके कुछ संस्था वहाँ पे उन्होंने ऑर्गेनाइज किया हुआ था न्यूयॉर्क सिटी में। हाँ वही है, मैं वो जानता हूँ उसके बारे में। वो आप 2018 छोड़ दो, 2009 में फंड कर, वुहान लैब को फंड कर चुका था फाइजर।
तो अभी तो मेरे ख्याल से एक इस प्रकार की कानून भी ये पारित करने वाले हैं संसद में, अभी ये मानसून सत्र जब चालू होगा, कि ये जब जैसे जैसे हम आवाज उठा रहे हैं वैक्सीन के खिलाफ चाहे किसी भी पेंडेमिक के खिलाफ, अगर ऐसा आवाज उठाया जाए तो हमें कानूनन जेल जेल हो सकता है। अभी तक इसके तो बारे में नहीं है, क्या? अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया है कि ये नेसेसरी नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, कि स्वैच्छिक है, किसी पे आप नहीं थोप सकते। यदि संसद में के जरिए इसको पलटते हैं तो माना जाना चाहिए कि हम बड़े, हमारी सरकार, हमारा सिस्टम जो है वो वर्ल्ड के उस साजिश का पार्ट हो चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्वैच्छिक है, आपको लगाते हो मेरा। अभी कोई मर तो रहा नहीं है कि जबरदस्ती आप सबको पकड़ पकड़ के इंजेक्शन ठोकोगे। आज 200 करोड़ हो गए, एक आंकड़े, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्वैच्छिक है, जिसको लेना है वो लेगा, जिसको नहीं लेना होगा नहीं लेगा। लेकिन हाँ हाँ, ये अभी तक तो नहीं आया, इसलिए मैं इस पर नहीं कुछ कहूंगा। लेकिन अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट का, हमने दोनों ही इंजेक्शन लिए हैं, ऐसा नहीं कि मैं नहीं लिया हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, मैंने लिए हैं। माफी मेरा चाहता हूँ बच्चा मैं। भी कॉलेज में पढ़ता है तो उसके लिए मस्ट है, तो बच्चा पढ़वा रहा हूँ तो मैं कैसे अपने आप को बचा लूंगा, तो मुझे भी लगवाना पड़ा। अब बूस्टर डोज के भी आ रहे हैं रोज मैसेज, अब देखते हैं क्या होता है। एक क्वेश्चन और है संदीप जी, इसके बारे में, राजीव दीक्षित के बारे में आप जानते हो? एक क्वेश्चन, लास्ट लास्ट वन, लास्ट क्योंकि वन सारे इंतजार कर रहे हैं ना, हम फिर हर शनिवार को हम आएंगे इसी तरह। सर, लास्ट वन लास्ट वन लास्ट वन, इसके बाद मैं अपने आप छोड़ दूंगा, अभी मैं भी अभी ड्यूटी में हूँ। राजीव दीक्षित का कहना था कि जो भारत है, इंडिया है, वो 99 साल की लीज पे है। उन्होंने लंदन के किसी आर्काइव से ये डॉक्यूमेंट्स मंगवाया था, उन्होंने बोला था कि अभी वो कॉपी खुलनी बाकी रह गई। तो इसमें कहाँ कितनी सच्चाई है आपकी नज़र में? मुझे वो डॉक्यूमेंट नहीं मिला है अभी तक, मिलेगा तो बताऊंगा, अभी तो नहीं मिला। और राजीव दीक्षित ने जो ज्यादातर जो कहा, वो धर्मपाल जी सारे डॉक्यूमेंट लेकर आए थे, धर्मपाल जी के डॉक्यूमेंट के आधार पर बोले थे। मुझे ये डॉक्यूमेंट अभी तक नहीं मिला है, और मिलेगा तो मैं निश्चित तौर पे बताऊंगा आपको। कुछ जो आईबी के दस्तावेज आ मिले थे, तो उसके साथ मैंने आपको जो है एक शो भी किया था कि हाँ, हम जो आजाद हुए थे उसमें हमारी गुलामी, अभी भी कई चीजों में हम ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट में कई चीजों में बंधे हैं, तो उस पर मैंने आपको अनुधर के साथ एक शो किए थे। तो जो भी सबूत मिलेगा मैं उससे बात करूंगा, उस पर मैं बात करूंगा। मैं, आप जानते हो कि मैं कोई चीज छुपाने वाला नहीं होता हूँ, तो जो भी ठीक है। मुझे सबूत मिलेगा तो मैं जरूर बात नहीं, करूंगा। क्योंकि मुझे लगा कि वो डॉक्यूमेंट्स कहीं होगा, चाहे वो बुक्स के माध्यम से कहीं अगर जानकारी मिल जाए, तो मुझे नहीं इसीलिए मैंने मिला, वो क्वेश्चन किया था आपसे। मुझे नहीं मिला है, मुझे मिलेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। और कोई बोलना चाह रहे ठीक है संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रणाम। हैं? कोई और कोई बोलना चाह रहे हैं? सारे लिसनर्स ही हैं, तो मुझे भी तो कभी कभी आप लोग लिसनर्स बनाओ। शुभम जी, अच्छा, कमल मिश्रा जी हैं, कमल मिश्रा जी पधारिए। कमल जी सुन पा रहे हैं? सर, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको सर? हाँ, आ रही है, थैंक यू। सर, हाँ जी, पधारिए। प्रणाम सभी को, नमस्कार मेरा। और मैं सर आपसे बहुत ज़्यादा दिन तो नहीं हुआ अभी जुड़े हुए, मुझे शायद 2 महीना हुआ है। परिचय दे लेती। सर, मेरा नाम कमल मिश्रा है, पूरा नाम। मैं सीतापुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पास 80 किलोमीटर दूर पे। और मैंने पढ़ाई अपनी NIT सिक्किम से कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करी। उसके बाद मैं अभी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ, और मेरी आंखें खुली हुई हैं करीबन अभी 4 महीना हुआ है आंखें खुली हुई, देखा जाए तो। मैं यही कहना चाहूंगा अभी तो, और आप समझ गए होंगे, जैसे जयपुर डायलॉग्स पे संजय दीक्षित सर, पूर्व IAS हैं वो, और बहुत अच्छे तरीके से संवाद करते हैं। उसके बाद मुझे आपके बारे में जानकारी मिली, उसके बाद मैंने आपकी हर वीडियो टटोल मारी है यूट्यूब पे। पता नहीं पागलों जैसा मैं रातों रात देखा हूँ आपकी वीडियोस, मैं इतना ही कहूँगा अभी। फिर मैंने अली सिन्हा की पूरी बुक पढ़ डाली, वो मोहम्मद वाली, अंडरस्टैंडिंग द मोहम्मद। उसके बाद मैंने आवरण पढ़ी। ये सब मैंने अपनी स्टडी से थोड़ा सा टाइम निकाल के किया है पागलों की तरह, लेकिन अब मुझे बहुत सारी सामाजिक जो परिस्थितियां हैं उनकी बेहतर जानकारी मिली है, मैं ऐसा कहूँगा। और इस ग्रुप पर सभी जितने भी जुड़े भाई बहन हैं मेरे, उनको भी मेरा नमस्कार है, और बहुत बहुत साधुवाद है कि वो इस तरह से जुड़ पाए हैं। और मैं आपको सर बहुत बहुत बार प्रणाम करके ये कहना चाहूँगा कि आप इसको बहुत ऊंचे लेवल तक ले जाएं। हम चाहते हैं कि आप KGF जो जनरेट कर रहे हैं उसमें हम लोगों को बता बता के बच्चों को भेजें, और जल्दी से ये इस तरह के प्लेटफॉर्म्स बढ़ाएं। अपनी गुरुकुल परंपरा, अपना जो इंडिक नॉलेज सिस्टम है, उसको हम लेके आएँ, उसको हम जानें। अभी मैंने विष्णु सहस्त्रनामम भी करना शुरू किया है, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे करते हुए, तो इसके लिए भी मैं आपको ही बधाई देना चाहता हूँ। मिलेगी और बहुत ज्यादा आप आगे भी जाओगे, मतलब
आप विद्या, बुद्धि, बल, ऐश्वर्य, धन, संपदा सब में आगे जाओ। उसका सर फल यही श्रुति बस। पढ़ा, आपने अगर फल श्रुति पढ़ा होगा तो उसमें पूरा दिया हुआ है कि आप उससे आपको क्या मिलेगा। जी मैं पूरा करता हूँ शुरुआत से, जो नहीं है वो, जैसे जी महाभारत में जो है वो प्रॉपर मैंने पीडीएफ निकाल लिया है, अभी तो मुझे याद नहीं हो पाया, मैं कोशिश करूंगा उसको याद कर पाऊँ, पर अभी तक तो याद नहीं हुआ है, अभी करीबन 10-15 ही दिन हुआ है। पर अच्छा लगा मुझे, और इस तरह के जितने भी आपने इनिशिएटिव लिए हैं, हमको एक जगाने का काम किया है एक पूरी कम्युनिटी को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जो रिपोर्टिंग है वो बिल्कुल शानदार है। मैं ज़्यादा तारीफों के पुल नहीं बांधूंगा, मैं ये कहता हूँ कि आप जितने आवेग से, जितने तपस के साथ आप जो काम कर पा रहे हैं, हम भी कर पाएँ। और मैं चाहता हूँ कि मैं अपना सपना कोशिश करके, और नहीं भी सपना हासिल हो पाएगा तो भी मैं करता रहूंगा, लड़ता रहूंगा हर हालत में। मेरा दीपक भी चलेगा, मैं भी किसी का दीपक चलेगा, ये सनातन का सिद्धांत है। आप नहीं सोचता नहीं, बड़े सपने देखो आप, वो जरूरी होते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाह रहा था, और बहुत बहुत साधुवाद सभी को, नमस्कार मेरा, धन्यवाद। तो और कोई कुछ बोलना चाह रहा हूँ, सारे लिसनर जी हैं, बोलिए बोलिए। जो लोग बोलना चाह रहे हैं वो कॉल दें, फिर मैं उनको जोड़ लूंगा। कोई और जुड़ नहीं रहे हैं, सब सुन रहे हैं। आप बोल सकते हैं, पूनम जी आप बोलिए, आप तो आती हैं, बोलिए। स्वाति जी बोलिए। अंकुर, सत्य सनातन, अंकुर तो नहीं है? अंकुर तो मेरा मित्र है। अच्छा मयंक है, मयंक जी आइए। रमनीक जी, आप वहां तो बिल बहुत एक्टिव होते हैं, मैंने आपको अलाउ किया है, आप बोले। दीपक रस्तोगी जी बड़ा एक्टिव रहते हैं, जो जो एक्टिव रहते हैं उनको मैं एक बार। चेतन राव जी आप भी आइए। तो ये कोई शुभम, शुभम जी बोल रहे हैं, शुभम बोलना चाह रहे हैं कुछ? हाँ बिल्कुल आइए। हेलो सर। आइए आइए। गुड इवनिंग सर एंड प्रणाम सर। प्रणाम। कहाँ से हैं आप? सर मेरा नाम शुभम पांडे है और मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से हूँ सर। अरे वाह, आपके जबलपुर में तो तो अभी उसका था, सर निगम का चुनाव परिणाम शायद चल रहा है। हाँ यस सर यस सर, सब सुना लोग पार्टी में वोट करते हैं। आम आदमी पार्टी जीत गई है बड़ी पैमाने पे। शायद सर बीजेपी जीतेगी सर, नेम तो अच्छा, अभी उसी का आ गया। सिंगरौली का जो है, ये रहा सिंगरौली का। एक सिंगरौली जैसे जगह है जहाँ पता नहीं केजरीवाल कैसे वहां पहुंच गए। धमाकेदार एंट्री लिया है, भाजपा जी जाएंगे, इनको अच्छी सीट मिली। हाँ यस शुभम, सर। बताइए कुछ अपने बारे में तो बताइए। सर सर फिलहाल तो मैं, सर मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही आ रही। हेलो। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। अरे सर अभी अभी तो मैं फिलहाल अपने पीएचडी के लिए आईआईटी खड़गपुर जा रहा हूँ। अच्छा आ, अच्छा। सर मेरा प्रश्न बस ये था कि जैसे कि आपने बताया कि मैं बहुत जगह चीजें देखता हूँ, जैसे कि कहीं भी मजार सर बन जा मैं रही है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ। हाँ कहीं मयंक भी। जी की बात जी जी लेता हूँ। सर, मैं मेरी आवाज शुभम। आ रही है सर? हाँ हाँ शुभम। सर मेरा यही प्रश्न था कि मैं जैसे देखता हूँ हर जगह, मेरा मतलब विजुअल मतलब मैं जो भी आसपास देख रहा हूँ, जैसे कहीं भी मजार बन जा रही है, इलीगल ऑक्यूपेशन हो रहा है हर जगह, और जिस तरीके से मतलब इतना ज्यादा समाज वैसा बनता जा रहा है, खासकर पीसफुल रिलीजन की वजह से। तो ये मतलब कब खत्म होगा? और सर जिस तरीके से हमारी जो पार्टीज हैं जिनको हमने जिताया वोट देके, उनका रवैया ऐसा है, तो इस तरीके से तो मतलब मेरी पीढ़ी मतलब ऐसे माहौल में रहेगी जहां हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। और फिर मेरे जैसे मतलब जो युवा हैं, जो मतलब पढ़ लिख सकते हैं, जो अच्छे हैं, वो तो बाहर जा सकते हैं सर। बट लाइक मेरी पूरी मतलब मेरे रिलेशन में या मेरे दोस्त तो जो यहीं रह जाएंगे, उनका क्या होगा? तो सर हमारी पीढ़ी तो मतलब एक डर के उसमें जिएगी, मतलब हम कुछ बोल नहीं सकते, कुछ लिख नहीं सकते। हमें अपनी जमीन भी सिक्योर करनी पड़ेगी गुंडे बिठा के वहां पे, मतलब कुछ भी हो सकता है सर। हम ऐसे एरिया में रह ही नहीं सकते जहाँ मुस्लिम ज्यादा हो जाए। 10% भी हो जाए वहां पे तो हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा। तो एज अ हम क्यों उम्मीद करें उन पॉलिटिकल पार्टी से जो हमें वादा दिखा के भूल जाती हैं? एज अ मतलब सर लाइक हमारे पीएम ही सर, वो जब ज्यादातर 30 साल और जिएंगे,
बट हमारी लाइफ तो ज्यादा है, तो हम अपने लाइफ से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर? वो क्या सोचते हैं हमारे बारे में? क्या हमारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं? मेरा यही प्रश्न था सर, क्या आप जवाब दे सकते हैं? आपका कहना ठीक है, डर का, क्योंकि जिस रेशियो से उनकी जनसंख्या बढ़ रही है, जिस रेशियो से वो कब्जा करते जा रहे हैं, एक बार भारत तोड़ चुके हैं और वो हर जगह एक मिनी पाकिस्तान बनाते चले जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमें अपने बचाव के उस तरीकों को जो है अप्लाई करना होगा जो हमें हमारे महापुरुष सिखा के गए हैं, शस्त्र और शास्त्र दोनों की ट्रेनिंग। अभी क्या है, हमारे घर का ही वो इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम अपने घर में पहले अपना आध्यात्मिक माहौल बनाए, वो कुरान सीख रहे हैं, वो बाइबल सीख रहे हैं। हमारे बच्चे क्या सीख रहे हैं, हम क्या सिखा पा रहे हैं? हम कुछ भी नहीं सिखा रहे हैं। संविधान ने, सरकारों ने, एक तो हमारे जो जितने ग्रंथ हैं उसको पढ़ाने से एक तरह से आप देखिए कि उस पर रोक ही लगा हुआ है। लेकिन हम पे तो सरकार का रोक नहीं है, हम तो माँ बाप हैं, हमें तो वो करना पड़ेगा। तो पहला तो ये होगा। दूसरा कि आपके हमारे बच्चे ज्यादातर कंप्यूटर में रहते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग जो है, डिफेंस, वो ट्रेनिंग आपको देनी होगी बच्चों को। मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग है, आपको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग है। ये हमारे यहाँ था, शस्त्र शास्त्र दोनों में दोनों चीजें सिखाई जाती थी। अर्जुन ने दोनों चीजें सीखी थी, राम ने दोनों चीजें सीखी थी। आदि शंकर ने शस्त्र के लिए जो है आपको अखाड़ों का निर्माण किया, संगठित किया, शास्त्रार्थ के लिए, शास्त्र के लिए मठों का निर्माण किया। तो ये पूरी हमारी परंपरा की चेन है, जिस चेन को हमने छोड़ दिया है, भूल गए हैं। उस चेन को हमें पुनः घर से स्टार्ट करना होगा। गवर्नमेंट और नहीं करेगी, क्योंकि सरकारें सिर्फ वोट के लिए होती है, वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए होती है। उनको ये मालूम है कि हमको 10 साल रहना है, 15 साल रहना है, पत्थर पर मेरा नाम जब इतिहास लिखा जाए तो मेरे बारे में क्या लिखा जाएगा। ये महत्वपूर्ण है। आप बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं, आप सिर्फ वोटर हैं, आप सिर्फ वोटर हैं। तो हमें अपने घर से आरंभ करना होगा। साथ ही धीरे धीरे जो हमारे मोहल्ले में पहले पंचायत थी, छोटे छोटे नुक्कड़, हमने अपने सबसे अपने आप को काट लिया है। बगल में पड़ोस में मेरा दोस्त कौन है क्या है ये नहीं मालूम है। हर मोहल्ले में एक मंदिर है। मैं एक मंदिर को हर महीने जो है उसको आर्थिक रूप से मजबूत, जितनी मेरी क्षमता है, छोटी सी क्षमता है, अपने एक मंदिर के मोहल्ले को आर्थिक रूप से मजबूत बनाइए, जैसे मैं कर रहा हूँ। आर्थिक रूप से मजबूत बनाइए, वहां जो ब्राह्मण है उन सबको, उसके बाद उस मंदिर में आप बैठक कीजिए। सप्ताह में आज रविवार है तो बैठक कर लीजिए। इससे क्या होगा, एक आत्मबल आता है, आपका आत्मविश्वास है बहुत प्रबल होता है। और फिर गवर्नमेंट आती है, उस गवर्नमेंट पे प्रेशर डालना है कि हम 20-30 करोड़ को कहेंगे, वो कहेंगे आप भगा तो नहीं सकते, बात ठीक है, लेकिन आप समानता लागू करो, आप विशेषाधिकार खत्म करो। जब विशेषाधिकार खत्म करोगे तो वो सनातन धर्मी होना चाहेंगे। लेकिन आप विशेषाधिकार दे रहे हो तो अब वो, आप कल आपने पसमानदा वाला देखा, अब वो उन्होंने ओबीसी का आरक्षण ले लिया, सरकारों ने सबने दे दिया। अब वो दलित आरक्षण पे नजर गड़ाए बैठे हैं, सरकार उसकी संभावना तलाश रही है। तो जब वो दलित आरक्षण वाला पोर्शन मिल जाएगा, फिर वो धर्मांतरण हमारे यहाँ के लोग वहां होने लगेंगे। तो इसीलिए सरकार के प्रति मुखर होइए। कोई सरकार वाले, हमने, हमारी वोट से ही बनी है, हमारी है, लेकिन हमारा कोई गला काटेगी तो हमको चुप तो नहीं रहना चाहिए, हमें बोलना चाहिए। साउंड जब आप ज्यादा करोगे तो फिर जाके सच्चर कमेटी मनमोहन सिंह ने बनवाया, खूब शोर मचाया। भाजपा जब विपक्ष में होती है तो हिंदू वॉइस ज्यादा एग्रेसिव होता है विपक्ष में जब होती है, क्योंकि होने के लिए कुछ नहीं है सत्ता में, और हिंदुओं का शत्रु बोध रहता है कि भाई कांग्रेस है, ये शत्रु है। वो सच्चर कमेटी लागू नहीं कर पाए। आपको जो आपका सांप्रदायिक लक्षित हिंसा विधेयक वो लागू नहीं कर पाए। लेकिन मोदी सरकार के प्रति हम सो गए कि हमारा हिंदू सरकार है, अब उसने चुपके से सच्चर कमेटी लागू कर दी। सांप्रदायिक हिंसा विधेयक में क्या था कि दंगा हमेशा हिंदू करता है। नूपुर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, तो हम जब सोएंगे, जब जो प्रहरी सो जाएगा, कोई भी आपका घर चुरा कर ले जाएगा। चोर की गलती नहीं है, जनता की गलती है, जो वोट देने के वही कोऑर्डिनेट वही जम के बैठ जाती है कि अब ये करेगा और इसको डिफेंड करना मेरा काम है। उनका काम है आपको डिफेंड करना। आप डिफेंड करने गए हो, जिनके पास बुलेट प्रूफ है, जिनके पास सारी सुविधाएं, उसको डिफेंड करने के लिए अपने समय, अपने संसाधन झोंक रहे हो। हम तो वोट दे ही चुके हैं, अब उनका काम है जनता को डिफेंड करना। और जनता को कैसे? कानून का राज स्थापित करके, अराजकता खत्म करके। लेकिन उल्टा हो रहा है, तो उल्टा करोगे तो उल्टी तो गंगा कभी बहती नहीं है, तो हमारे नाश तो होंगे। हाँ, मैं ये कहना है सर, मेरा ये कहना है कि बहुत सालों से सर हमारी ये सोच बन गई है। सर 1 मिनट, मुझे एक चीज खत्म करनी।
कि एक हम शांति, सर हम भी लोग शांति से जिए, सर मैं उसी में ऐड कर रहा हूँ कि हम शांति से जीना चाहते हैं। हमारा ये थॉट है कि हम पढ़ लिख लें, हम जो भी अपनी अर्निंग करें वो डोनेट करें या टैक्स में दे दें, तो हमारे लड़ने का जो मूड है वो नहीं रहता है कि हम लड़ें। ये वो गलत सोच सर है। डेवलप होना बहुत मुश्किल है आज के टाइम पे। शांति के लिए ही युद्ध जरूरी होता है। किसने कहा कि शांति आपको आप अगर शांति से घर में, आप अपने घर में सोए हो, कोई डाकू चोर आके मार के चला जाएगा, हम तो शांति से सो रहे थे। जब माता के गर्भ से बाहर निकलने के लिए हाथ पैर चलाना पड़ता है मनुष्य को, बच्चे को, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आप मनुष्य के रूप में शांति से जी लोगे? ये संभव ही नहीं। ये गलत थ्योरी बुद्ध वाला और महात्मा गांधी की थ्योरी लाके हमारे यहाँ माथा पे बैठाते हम शांति। शांति के तभी आई, 35-36 साल की शांति तब आई जब महाभारत हो गया। शांति तब आई, राम राज्य तब आया जब रावण का अंत हो गया। तो शांति के लिए युद्ध अवश्यंभावी है। युद्ध से भागकर कोई भी सभ्यता नहीं बच सकती, वो नष्ट हो जाएगी। शांति सीधे मिल ही नहीं सकती, आप कभी नहीं मिल सकती। उसके लिए आपको प्रयास करने होते हैं शांति लाने के लिए, कि हमारी अगली पीढ़ी शांति में जिए, इसके लिए हमें प्रयास करने होंगे। और वो प्रयास है कि आपकी जागरूकता, कम से कम मोहल्ले में कमेटी बनाइए, स्ट्रीट पावर को विकसित कीजिए। अखाड़े क्या थे? स्ट्रीट पावर था। और मोहल्ले के लोग हो जाएं और पता चले हर मोहल्ले में, तो आपके मोहल्ले में बसने से वो मना कर देंगे, वो बसेंगे नहीं। वो तो देखते हैं कि हिंदू उनके यहाँ सेवैयां खा रहा है, जा रहा है, आ रहा है, ये कर रहा है, उनके घर में बेटियां जा रही है, आ रही, वो उड़ाना शुरू करते हैं। तो ये शांति की थ्योरी बहुत गलत है। वो शांति के पहले क्रांति होती है, तब शांति होती है। जी मयंक जी। जी धन्यवाद संदीप जी। सर्वप्रथम तो मैं आपको जन्मदिन की बधाई दूंगा। हाँ, अभी धन्यवाद। आप जीवे शरद शतम, यही कह सकता हूं मैं। आप जैसे लोगों की वजह से हिंदुओं की जो वास्तविक पहचान है वो बनी हुई है। क्योंकि महाभारत में या किसी भी ग्रंथ से हम जो एक दिक्कत हमारे साथ है, पता नहीं ये विकसित हो गई है कि हमने सिर्फ चीजों को पढ़ना सीख लिया है। जो मैकॉले चाहता भी यही था कि आप सिर्फ पढ़ें, उसमें से कुछ समझे नहीं। आज जो कंठस्थ भी किए होंगे उनको विदुर के बारे में कुछ नहीं पता होगा। उनको कभी नहीं पता होगा कि शल्य का कितना बड़ा रोल है महाभारत में, जो दुर्योधन की छाती पे बैठ के उससे जो है उसका मनोबल तोड़ता था। तो मैंने आपको जो सजेशन दिए थे, पहले तो आप अपनी 2 पुस्तकों के नाम, वही शेर के पीछे कदम और मास्टर स्ट्रोक, जरूर रखिएगा आने वाले। मैं जरूर उसका इंतजार करूंगा। पुस्तक आपकी जो आवाज नहीं आ रही? पंचमक्कार लिख रहा हूँ, उसी में छठमक्कार जुड़ जाएंगे। ये सबसे सबसे जरूरी है सर, मैं बताऊं। क्योंकि मतलब मैंने एक बात, जैसे आपके और अन्य जितने भी लोग आते हैं उनकी बातों से सबका पॉइंट, मैंने मास्टर स्ट्रोक वाली और जो शेर के 2 कदम वाले जो लोग हैं, वो शेर की, उनकी बातें भी सुनी है। उनकी बातें, वो भी उसी लेवल की डम बातें करते हैं जो ये जो वामपंथी चंपू बात करते हैं, वो भी वही उसी लेवल का इंटेलेक्ट है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप किसी गलत चीज को सही साबित करना चाहते हैं तो आपको कुतर्क करना पड़ता है। और कुतर्क की परिणति यही है कि उसमें कोई तथ्य नहीं होता। तो वो उसमें ये चीज झलकती है। अच्छा, मैं जो बात कह रहा था सर, कि जैसे हमने आपका एक जो लाइव था, मुझे वो मतलब बहुत ज्यादा प्रामाणिक था। जब हमने बात की थी जो ये तथाकथित किसान आंदोलन के बाद जो हुआ था, एक लिस्ट है। किसान आंदोलन में पहली बार नहीं है जब शेर के 2 कदम पीछे उठे हैं और पीछे हुए। वो तो उस सीरीज का एक और पार्ट था, एक एपिसोड था। जब 2018 में, या हो सकता है उससे पहले भी कुछ इंस्टेंस हुए हो, भीमा कोरेगांव भी एक वो था, एक बहुत बड़ी वायलेंस हुआ था वहां पर पुणे में। 2018 में कोर्ट ने जो SC/ST को लेके एक निर्णय दिया था, कानून को, SC/ST एक्ट को लेकर, जिसमें कोई नहीं किया गया था। तो वहां पर सरकार की, जो हमने शाहबानो पार्ट 2 देखा था, एक राजीव गांधी वर्जन 2 देखा था पहली बार, कि कुछ लोग, एक फोटो वायरल हुई थी, 3-4 सांसद गए थे, उन्होंने बात कही, और बहुत प्लान तरीके से बाद में पता चला था कि सेंट्रल इंडिया में जबरदस्त वायलेंस की गई थी। पूरे भारत में लोग रहते हैं, पूरे भारत में वो जो कानून अप्लाई है, उसमें विरोध के नाम पे हिंसा केवल गिनती के 6-7-10 जिलों में हुई होगी। एक हिस्सा बनाया था टारगेट, क्योंकि उसी साल चुनाव होने वाले थे 6 महीने बाद।
जिसका हमने देखा। लेकिन जो चीज उसमें देखने लायक ये थी कि सरकार ने इतना तेजी से काम किया कि सरकार ने, पहली बार मैंने देखा, मतलब मेरी समझ में, राजीव गांधी के समय तो मैंने जन्म नहीं लिया था, कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ऐसे ओवरटर्न कर देती। यानी कि संख्या बल है, क्षमता है, अगर करना चाहे तो सब कुछ हो सकता है, पर बात ही करना चाहे तो फिर ऐसी तेजी कृषि कानून में क्यों नहीं देखने को मिली, या फार्म लॉज के अलावा लेबर लॉज है, सीए में देखने को क्यों नहीं। आज तक हम सीए चिल्ला रहे हैं, वस्तुतः स्थिति यह है कि आज तक पेपर पे लिखा ही नहीं गया है कि सीए है क्या, ड्राफ्ट ही नहीं हुआ है। 370 हटाया गया, उसमें जो है वो लगा दिया गया, जो क्या कहते हैं उसको, वो जो मूल निवासी का कानून है, तो वो बच गए। डोमिसाइल एक्ट, हाँ, डोमिसाइल एक्ट। तो मैं जो ये बात पूछना चाह रहा था, मेरे कहने का मतलब ये था कि क्या खाली बर्तनों का झुंझुना बजा बजा के केवल वही वोट बैंक पॉलिटिक्स को दोबारा नहीं किया गया है जिसने 70 साल से इस देश को चलाया है। क्योंकि हम जिस पार्टी के बारे में कहते हैं ना कि अपीजमेंट की खास बात ये थी कि उनको अपीज करके उन्होंने कभी उनको आर्थिक या शैक्षणिक रूप से मजबूत नहीं किया, उन्होंने उनको रिलीजियस आइडेंटिटी के नाम पे विकसित किया कि तुम बस सड़कों पे उत्पात करो, उपद्रव करो, और तुम्हें राजनीतिक संरक्षण देने के लिए हम बैठे, तुम्हारे मुकदमे वापस लेने के लिए हम बैठे। उन्होंने ना पढ़ाया लिखाया। एक अब्दुल कलाम बनने के बाद एपीजे अब्दुल कलाम के अलावा हमने दूसरा एपीजे अब्दुल कलाम नहीं देखा, ये देश का दुर्भाग्य है। लेकिन उसी तरीके की पॉलिटिक्स क्या अब दोबारा उसका नया वर्जन आ गया है कि जिसमें यह है कि सरकार एक खाली बर्तनों के झुंझुनों को बजा रही है कि साहब देखिए 370 हट गया, सीए आ गया, पता नहीं हाइपोथेटिकल है वो आया है कि नहीं आया है। तो मतलब क्या सरकार से हमें उम्मीद करना छोड़ देना चाहिए, या यही समझना चाहिए कि 70-75 साल, जो 70 साल चली जैसी पॉलिटिक्स, उसी का ही रीपैकिंग करके दोबारा से आ गई है। मतलब कुछ भी मुझे ऐसा लगता नहीं है कि बदलाव हुआ है। ठीक है, जैसे एक फ्रंट है करप्शन का, हम मान सकते हैं कि शायद टॉप लेवल करप्शन वगैरह वो नहीं है, या ऐसा कुछ मान सकते हैं। लेकिन हमारी समस्या तो डेमोग्राफिकल चेंज है, हमारी समस्या तो ऐसे उटपटांग कानून है। उनके लिए सरकार क्या कर रही है, आप अपना बताएं। देखिए, मुझे लगता है सारे उत्तर आपने स्वयं भी दे दिए हैं। ये वही है जो कांग्रेस, आपने कहा कि कांग्रेस सिर्फ उनको सहलाती थी, इन्होंने उनको अस्थायी बना दिया है। बिल्कुल जैसे उदाहरण है, सच्चर कमेटी कांग्रेस ने बनाया पर लागू नहीं किया, इन्होंने लागू कर दिया, इन्होंने पूरी तरह से उसको लागू। शिक्षा में जो है आपको पूरे 70 साल में टेक्निकल क्षेत्र में 20,000 मुस्लिमों अल्पसंख्यकों को कांग्रेस ने जॉब दिया, इन्होंने 21.5 लाख को दिया, 10 गुना। पूरे 67 साल में कांग्रेस ने 3 करोड़ 20 लाख को दिया आपको स्कॉलरशिप, इन्होंने 5 करोड़ 20 लाख कर दिए उसको। जितने 16% इनकी जनसंख्या है 2011 के हिसाब से देखे 13-14-16%, लेकिन जितनी भी योजनाएं उनमें उनकी भागीदारी 37, 36, 38% है। तो इस सरकार ने उनको मजबूत बनाया, वो मजबूत जो कल को दंगे हो तो आपके लिए स्थिति खराब हो जाएगी। उनको आईएएस यूपीएससी, आप देखिए यूपीएससी में भरा जा रहा है। आज पीएफआई का जो दस्तावेज आया उसमें ये भी तो आया है कि आपको आईएएस आईपीएस यूपीएससी में जाना, मीडिया में जाना, ये सब भी तो है। उसको और मजबूत किया है। समस्या क्या है कि ये इनको ये लगता है कि जैसे गांधी ने किया था अपीजमेंट, तो गांधी बड़े नेता बन गए। सरदार ने अपीजमेंट नहीं किया तो वो छोटे नेता रह गए। नेहरू ने अपीजमेंट किया तो बड़े नेता हो गए। यहां व्यक्तिवाद हावी है, व्यक्ति बड़ा होना चाहिए, कैसे गांधी को भी बियॉन्ड क्रॉस कर जाए। दुनिया का है कि मुस्लिमों के लिए जब इतिहास लिखे जाएं तो मुस्लिमों के लिए जो 10 साल में हुआ वो कभी नहीं हुआ, जो उनके मंत्री कहते हैं। दुनिया में जब इतिहास लिखा जाए तो कहा जाए कि एक लीडर था जो सबको लेकर चला, जिस पर हिंदूवादी का छप्पा था लेकिन वो सबको लेकर चला। ये जो गांधीवादी फिलॉसफी है वो भारत को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। सीधी सी बात है, संविधान सभा के बैठे लोग मोदी जी से ज्यादा समझदार थे। ये लोग कहते हैं ना कि मोदी जी से ज्यादा जानते हो, सरदार पटेल मोदी जी से ज्यादा जानते थे। इसलिए सरदार पटेल ने कहा संविधान सभा में कि अब आपको अल्पसंख्यक नाम पे कोई राइट नहीं दिया जाएगा, और एससी एसटी के अलावा किसी को भी कोई विशेषाधिकार नहीं होगा। ये विशेषाधिकार बढ़ाते चले जा रहे हैं।
और कंटिन्यूटी में देखो, आप इनकी थ्योरी देखो। कांग्रेस सिर्फ सलाह देती है और बाउंस मारती पूरा जो है। अब देखो, मंडल कमीशन हिंदू को तोड़ने के लिए बनाया किसने? इन्हीं की सरकार ने, जनसंघ जनता पार्टी। अल्पसंख्यक आयोग की पहली फिलोसफी कौन लेके आया? इन्हीं की सरकार, जनता पार्टी मोरारजी की सरकार में जनसंघ थी। पहली बार सिख हिंदुओं को सिख से अलग करने का इन्हीं का काम था, जनसंघ जनता पार्टी। फिर उसके बाद मंडल लागू कब हुआ? जब इन्हीं की सरकार थी, जनता पार्टी, बीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, भारत से समर्थन दे रहे थे। इन्हीं की सरकार थी, कश्मीर जब खाली हुआ। इन्हीं की सरकार थी, SC ST पे पलट दिया गया। इन्हीं की सरकार थी, अभी OBC पे सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने एक अवसर दिया कि OBC की आर्मी जो मुस्लिम ईसाइयों को जो मिल रहा है, यानी इस लिस्ट को ठीक करो। इन्होंने उसको पलट दिया, सच्चर कमेटी लागू कर दिया। तो ये इनको गांधी सिंड्रोम है इनको, कि गांधी ने मुस्लिम तुष्टिकरण, हिंदुओं को मरवा के भी वो हिंदुओं का लीडर है। इसी तरह हम हिंदुओं को मरवाएं चाहे और मुसलमानों को सलाहें, तो हम हिंदुओं के लीडर तो हैं ही, पूरे वर्ल्ड के लीडर हो जाएंगे। ये जो व्यक्तिगत सिंड्रोम है वो बहुत खतरनाक स्तर पे जा चुका है और ये हर नेता का है। गांधी तानाशाह थे भाई, किसी ने वोट नहीं दिया जवाहरलाल नेहरू को, एक वोट नहीं पड़ा। सरदार को वोट पड़ा 13 वोट, एक कृपलानी को पड़ गया, एक 15 में से एक कृपलानी को पड़ा, 13 सरदार को पड़ा और एक ऐसे ही चला गया वोट। एक वोट नहीं मिला, उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गांधी ने, अपने अकड़ में, अपने अहंकार में, अपने लोकतंत्र को कुचलने में। फिर सुभाष चंद्र बोस जब गांधी की मर्जी के विरुद्ध अध्यक्ष बन गए तो उनका जीना हराम कर दिया। सारा उनकी कैबिनेट थी, कमेटी, वो गांधी के प्रति जवाबदेह हो गई, अपने अध्यक्ष की सुनती नहीं थी, उनको इस्तीफा देकर दौड़वा दिया। तो गांधी तो तानाशाह था भाई। वही कैरेक्टर हिंसा अहिंसा में, वही कैरेक्टर लेके सब आ रहे हैं। नेहरू आए, ये भी आए, सब वही ला रहे हैं, वो दिखते हैं सब। लेकिन खालिस्तान को कांग्रेस ने बढ़ाया तो ये भी बढ़ा रहे हैं। अब मुस्लिम अपीसमेंट कांग्रेस ने बढ़ाया, ये भी बढ़ा रहे हैं। हिंदुओं को कांग्रेस ने डेमोरलाइज किया, ये भी कर रहे हैं। कुछ नहीं बदला, तीनों फ्रंट पे आप देख लो, कुछ भी नहीं बदला। कांग्रेस ने 370 लागू किया, इन्होंने हटाया, डोमिसाइल लागू कर दिया। सीधी बात है। CA लेके आए, CA में उसके बाद उसको अभी तक उसकी नियमावली तय नहीं किया। उसमें जो लोगों ने दंगा किया उन सबको छुड़वाया, उल्टा सब छोड़े गए। शाहीन बाग वाला कोई जेल में नहीं है। दिल्ली की राजधानी 3 दिन तक जलती रही। 3300 से ऊपर दंगे हो चुके हैं इस 8 साल में, खासकर 19 के बाद, ये खुद संसद में सरकार ने बताया। तो मेरा हिंदुओं से कहना है, बचोगे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, तब तो राष्ट्र की सेवा कर पाओगे। जब बचोगे ही नहीं तो जितने लोग ये कर रहे हैं, आप इसको चेक करना, जितने लोग आप वो सच बोलोगे गाली देंगे, ट्विटर पे जाना, देखना बिना फोटो के होंगे, बिना आइडेंटिफिकेशन के होंगे, फेसबुक पे प्रोफाइल उनके लॉक होंगे, थोड़े बहुत फॉलोअर्स होंगे 20 25 50, ये सब फेक आई जो है आपको अकाउंट बना के हमला किया जाता है ताकि आप बोल ही ना पाओ। और बड़े बड़े मास्टर स्ट्रोकवादियों को इसके लिए पे मिलता है, पे स्केल पूरा है। यही कांग्रेस करती है, यही ये करती है। तो डिफरेंशिएशन कुछ नहीं है। डिफरेंशिएशन एक हिंदू के नाम पे था, वो भी इन्होंने साफ कर दिया कि भाई हमारा हिंदू। अब वो पसमानदा आरक्षण कहीं लागू हो गया मुस्लिम का, तो हिंदू के बच्चों के लिए तो ऐसे कुछ भी नहीं रहने वाला है। सवर्णों का तो नहीं ही था, OBC का भी छीन के मुस्लिम ईसाइयों को दे दिया, अब दलितों का भी छीन के ये लोग दे देंगे उसको मुस्लिम ईसाई। ये स्थिति बन गई है देश में। तो हकीकत यही। एक बात बस कहना चाहता हूँ कि मतलब आगे कोई राह दिखती नहीं है। ऐसा अंधकार तो मुझे लगता है कि कभी रावण की लंका में भी नहीं रहा होगा कि हम कहाँ जाए, मतलब कहाँ कोई ऑप्शन, क्योंकि इसके सामने भी जो लोग खड़े हैं, क्योंकि उनको भी वोट देने का कोई सेंस नहीं दिख रहा। क्योंकि राजस्थान जैसे राजस्थान हम देख रहे हैं, आपको मैं आपको बताऊं, वोट शायद वहां पर एक व्यक्ति के विरुद्ध क्या कर सकते हैं हम, ये मैं बहुत। मयंक जी, हिंदू पहले वोट रखता है, जिसके कारण वो डिसीजन नहीं ले पाता। हमेशा याद रखना, कोई आपको मार के जाएगा और आपको दूसरा पंच मारना, फिर सोचोगे मारूंगा, थाने ले जाएगा, फिर फैमिली है, तो आप मार खा के रह जाओगे। हिंदू के पास क्या लक्ष्य है, उसके धर्म की जगह वो वोट उसका लक्ष्य हो गया, इसलिए उसके सारे विजन में वो वोट हावी हो जाते हैं। आपके पास विकल्प क्या है, यही कहा जाता है ना आपको। कहो कि भाजपा के पास विकल्प क्या है हिंदू के अलावा, ये पूछना शुरू करो सारे लोग, देखो उनकी क्या बेचैनी होती है। ठीक है, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, तो हिंदुओं के अलावा भाजपा के पास क्या विकल्प?
वो रास्ते पे आ जाएंगे। हिंदू कुछ नहीं, किसी को वोट नहीं देगा, घर बैठ जाएगा, इनकी हालत खराब हो जाएगी। और दो चीजें आपको देखना है कि आप सशक्त हो या आप निर्बल हो, और आपकी सरकार सत्ता में बैठी लेकिन आप निर्बल हो, या फिर ना भी रहे पर आप कांग्रेस है तो आपका शत्रु बहुत जगह रहता है, कांग्रेस को भी मारेंगे, इसको भी मारेंगे। तो आप सारे फ्रंट रखो दिमाग में। और सबसे बड़ी बात है कि विकल्प यहीं से आता है। राजीव गांधी से बड़ा मेजोरिटी किसी को नहीं मिला इतिहास में, वहीं अंदर से विकल्प आ गया वीपी सिंह। इंदिरा गांधी भाई युद्ध जीत के आई थी, कौन सोच सकता है इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा हो रहा था, और उन्हीं के बीच से मोरारजी और ये सब उभर के आ गए। जब नेहरू गए तो कहा विकल्प नहीं, अब भारत तो टूट जाएगा, भारत का क्या होगा। कुछ दिन बने, लाल बहादुर शास्त्री नेहरू से बेहतर करके दिखा दिया। तो भारतीय राजनीति कभी भी विकल्पहीन नहीं रही। ये दिमाग से निकाल के कि चुनाव छोड़ दो, धर्म को पकड़ो, चुनाव उनाव अपने आप साथ साथ चलते रहेंगे। केंद्र बिंदु धर्म होना चाहिए। जैसे इस्लामिस्टों का केंद्र बिंदु धर्म है, चुनाव नहीं, मतलब उनका मजहब है। बाइबल वालों का भी उनका रिलीजन है, वो कभी चुनाव नहीं सोचते, वो अपने रिलीजन और मजहब को सेंट्रिक होते हैं, इसलिए नेता चुनाव के लिए उनके पास आते हैं। हम नेता के यहाँ जाते हैं, हम बहुसंख्यकों के उनके पीछे भागते हैं, वो अल्पसंख्यकों के नेता को अपने पीछे भगाते हैं। ये माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा हिंदू को, वरना हम चुनाव में फिर किसको दें। अरे 3 साल बाद चुनाव है, हमने ठेका ले रखा है, हमने अपने सिर्फ धर्म का ठेका लिया है, हमने अपना परिवार अपने धर्म का ठेका लिया है। धर्म बचाएंगे तो राष्ट्र बचेगा, बाकी ठेका जानते रहो, जाते रहो। जब आप ये सोचना शुरू करोगे, आप देखो कैसे चेंज आता है। अपने आप उनको लगेगा आप तो हिंदू हाथ से जा रहा है, तब हिंदू पॉलिसी लाओ, हिंदुओं के लिए काम करो। हर चुनाव से पहले कुछ हिंदू का त्रिपुंड लगा के ये वो कैसे शुरू हो जाता है, क्यों होता है? इसलिए चुनाव को रख दो झोले में, धर्म की बात आप करो, देखो सब रास्ते पे आ जाएंगे। और कोई आप अपना कॉल दीजिए, मैं आपको जोड़ लूंगा। DDI, चलिए DDI का आया है, सिविल सोसाइटीज का DDI। धन्यवाद सर, थैंक यू। जय श्री राम। और कोई जुड़ना चाह रहे हो? सारे लिसनिंग ही हैं, कोई कॉल देंगे फिर मैं उनको जोड़ लूंगा। सत्तर लोग हैं, DDI जुड़ रहे हैं। और आप लोग अपनी कहानी भी बताओ, मैं तो रोज बोलता ही रहता हूँ। चेतन राम आप आ जाइए, आप हमेशा ही, देखिए इन्होंने म्यूट कर रखा है, आ जाइए। और कौन आना चाहते हैं? हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्ते अंकल। नमस्ते, आ जाओ, स्क्रीन पे आ जाओ। नमस्ते अंकल। नमस्ते, नमस्ते। क्या नाम है पूरा? हाँ जी। तो पहले आप अपने बारे में तो बताओ। मुझे तो हाँ जी, मैं तो, अरे वाह। हाँ जी, तो मैंने अपनी अभी फिर उसके बाद मैं अब थोड़ा अब्रॉड के लिए सोच रहा हूँ, हायर स्टडीज के लिए। तो मैंने अपनी इंजीनियरिंग की थी यहाँ से। अच्छा, तो कहाँ पढ़ना आप चाहते हो बाहर? मैंने तो पहले अंकल कनाडा सोचा था। हाँ। बट वहां पे तो ये बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। तो मैंने उसका फिर थोड़ा डिच कर दिया आइडिया। मैं अब सोच रहा हूँ थोड़ा कहीं और का देखता हूँ, कहीं और का। अच्छा, बीटेक हो गया? हाँ जी। इसमें कंप्यूटर साइंस? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो कंप्यूटर साइंस के लिए तो यूरोप अमेरिका अच्छा जगह है। मैं अंकल सोच रहा था कि थोड़ा वहाँ ऑस्ट्रेलिया का करता। वो भी अच्छा जगह है, वहाँ तो इंग्लिश बहुत ज्यादा है, अच्छे लोग हैं। हाँ जी, हाँ, वहाँ के हिंदू मैंने देखा, जब मैंने विशाल जूद का केस देखा था ना, चाहे वहाँ पे खालिस्तानी ज्यादा हो रहे हैं, बट वहाँ पे हिंदू भी काफी अभी हैं, कट्टर टाइप हैं वहाँ पे। और थोड़ा वहाँ का वेदर भी अच्छा होता है, तो मैं सोच रहा हूँ वहाँ का देखता हूँ। अच्छा है। वो हमारे सनातन में आंध्रालय कहा जाता था। ऑस्ट्रेलिया जो है वो हमारा ही पार्ट था। हाँ जी, हाँ जी। रामायण में शूर्पणखा जो थी, उसका राज्य वहीं था।
अच्छा अच्छा तो वो हमारे सनातन का ही पार्ट है। हिंदू आपने बोला इसलिए मैंने कहा कि आपको बताऊं, उस हाँ जगह जी। को बोलते थे मंत्रालय। मैं तो अंकल मतलब काफी टाइम से सोचता ही हूँ, कोई जो मर्जी कहे, पूरी दुनिया में एक टाइम पे हम ही थे। हाँ हाँ, तो उस पे तो मैंने कई मैं शोध करके दिए हैं। मैं हाँ जी, मैं सत्योलॉजी की भी काफी वीडियोस देखता हूँ, वो हैं जो अमेरिका में रहते हैं भैया, उनका भी शायद से। हाँ हाँ हाँ, मैं उनके काफी शोज में देखता रहता हूँ। मैं तो ये सोचता हूँ कि अब जैसे अभी एक मयंक भैया आए थे, उनसे पहले शुभम कोई आए थे, तो ये बोल रहे थे कि हम शांत रहना चाहते हैं, ये वो। अब मैं आपको बताता हूँ हमारे यहाँ पे क्या होता है कि पता नहीं क्यों यहाँ पे मैं तो मतलब बाहर के हिंदू जो हमारे आउट ऑफ, मैं तो उनको देख के इतना हैरान होता हूँ कि हम तो यहाँ पे इतने कट्टर है। मैं आपको बताऊं कि अभी जैसे कि मैंने एक चीज नोटिस किया, जब आप अंकुर है। उनकी पार्टी की कैसी पोजीशन है वहाँ? की, तो मैं आपको सही बात बताऊं तो अभी यहाँ पे लोग उनको ज्यादा जानते नहीं है। उल्टा मैं उनको काफी ज्यादा उल्टा प्रमोट करता हूँ। मैं तो उनको पिछले 2-2.5 साल से प्रमोट कर रहा हूँ, जब से मेरे को उनका पता चला है, जब से मेरे को रोहिणी का पता चला था, मैं तो उनको तब से प्रमोट कर रहा हूँ कि भाई ये हैं सही बंदे, काम कर रहे हैं, जो हमारे डोगरा लोगों के लिए वॉइस भी उठाते हैं। यहाँ पे मेन अब या मैंने देखा है कि बाहर के जो के लोग हैं उन्हें ज्यादा कुछ पता ही नहीं है। हेलो, हाँ हाँ जी, हाँ 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 जी। तो मैं ये देखता हूँ कि उनको तो ज्यादा पता है ही नहीं कुछ भी। हम यहाँ पे, आप मानोगे, जो सिटी के छोड़ के जो हम हिंदू हैं, हम मैक्सिमम हिंदू यहाँ के खाते ही झटका है। अगर जिसको नॉनवेज खाना भी है, उसको खुद ही इतनी सेंस है कि वो झटका ही खाता है, हिंदू से लेके या सिख से ले लेगा, हिंदू से लेके सिख से लेके वो झटका ही खाता है। मैं जब बाहर गया, जब यहाँ दिल्ली साइड गया, चंडीगढ़ साइड गया, जब अपनी स्टडीज के टाइम पे, मैंने वहां पे देखा, वहां पे लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता है। नॉनवेज खा रहे हैं तो वो मुस्लिम से ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं, हलाल ले रहे हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है। हमारे यहाँ पे शुरू से घर में सिखाया जाता है कि भाई झटका खाना है, हलाल वगैरह नहीं हम खाते हैं ये। तो मैंने बाहर का ये देखा कि बाहर के जो लोग हैं उनको तो कुछ मतलब कुछ ज्यादा ही वो मॉडर्न से हो गए हुए हैं, उनको तो कुछ पता ही नहीं चलता। और मैं एक और क्या है कि जो जो संकट में रहा हो, वो वही कर रहा हूँ, उसकी चेतना बढ़ जाती है, वो तलवार की वो धार की तरफ। यहाँ हम भी आराम से खाए पिया घाए हिंदू। हाँ जी, हम नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना अंकल, हम ये है बहुत बड़ी एक मिसकंसेप्शन है यहाँ के, जो बाहर के लोग हैं वो सोचते हैं जम्मू कश्मीर एक है। 12 घंटे का डिफरेंस है जम्मू और कश्मीर में। 12 घंटे में तो बंदा 2 स्टेट्स पार कर देता है आराम से, 2-3 स्टेट्स बाहर की। तो हमारा इतना कुछ वो है नहीं, बस ये कि एक हमारी नाम के लिए, वरना यहाँ अलग है। और मैं 4-5 साल जब चंडीगढ़ में रहा हूँ, पंजाब में, मेरे वहां के भी काफी अच्छे दोस्त थे। मैं एक चीज नोटिस की है, जो वहां की जो मेजोरिटी है ना पंजाब की, मैं बस यही चीज, मैं काफी ज्यादा कमेंट्स वगैरह में भी लिखते रहता हूँ, लोगों को बताते रहता हूँ, जिनको हम जी जी करके बुलाते हैं, सरदार जी सरदार जी, वो 99% अब हमसे अलग हो चुके हैं। मैं पंजाब में रहा हूँ ना 4-5 साल, मेरे को पता है वो लोग इतनी भद्दी भद्दी गालियां निकालते हैं ना हमारी देवी देवताओं के लिए, हमारी कंट्री के लिए, मतलब हद से ज्यादा। और हमारे जो लोग हैं वो उनको जी जी करके बुलाते रहते हैं, पता नहीं क्यों। भाई नाम से बुला लो या भाई करके बुला लो, जी वाला जी क्यों बुलाना है, फालतू की रिस्पेक्ट क्यों देनी है। उन्होंने क्या किया, आज की जनरेशन ने क्या किया, जो किया वो तो गुरुओं ने किया था ना, वो तो गुरु हमारे थे। अगर चलो हम मानते हैं तुम्हारे गुरु थे, वो तो गुरुओं ने किया ना। हम आज की पॉपुलेशन को जी करके क्यों बुला रहे हैं, मुझे तो यही नहीं समझ आता लोगों का, हिंदू उनको जी करके क्यों बुलाते हैं। उन्होंने ऐसे कौन से तीर मार दिए, क्या जी क्यों, किस चीज के लिए जी करके बुलाना है उनको, सरदार जी क्यों भाई, जी कहाँ के लिए, जी क्या किया उन्होंने। हम जैसे वो संजय सर कहते हैं ना, हम नैरेटिव अपना सेट नहीं कर पाते। हम अपना नैरेटिव आज तक कभी सेट कर ही नहीं पाए। उनको अब मैं काफी टाइम से ये चीज नोटिस कर रहा हूँ, अब इनका जो ये एसजीएफ वगैरह हैं, जो इनके वो हैं 6 फॉर जस्टिस, ये सब जो हैं, इनके पास अब काफी अच्छी फंडिंग है। अब मैं ये हॉलीवुड की काफी मूवीज देखता हूँ। अब हॉलीवुड की मूवीज में जैसे आज से 5-6 साल पहले तक अगर उनको कोई साउथ ईस्ट एशियन कोई कैरेक्टर दिखाना होता था तो वो इंडियन दिखाते थे, ज्यादातर हिंदू दिखाते थे या मुस्लिम दिखाते थे, वो अपनी मर्जी से। आजकल वो सिख दिखाते हैं,
इससे वो अपनी एक सॉफ्ट पावर भी बिल्ड कर रहे हैं। उनके ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे ऐसे फंडिंग करके उनको पूरे वर्ल्ड में नोन करवाते हैं, उनको प्रोपेगेट करते हैं अपने लोगों को। हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बोलती है डीएनए सेम है। अरे नहीं ठीक सर, मैं बात है। ये चीजें काफी नहीं नहीं, नोटिस बहुत करता सही हूँ। बात कर रहे हैं, बहुत सही कह रहे हो। ये तुम्हारा ऑब्जर्वेशन है और बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है। हाँ और जी मुझे बहुत खुशी है कि छोटा बच्चा मतलब अभी यार वो अच्छा ऑब्जर्वेशन रख रहा है। तो हाँ यही जी। होप है हम लोगों का कि और वो यही है सर, ऑब्जर्वेशन। अब मैं आपको बताऊं, ये जितने भी लोग कहते हैं ना कि नहीं आरएसएस बहुत अच्छी है, ये है, अरे हम पूछो यहाँ पे कुछ भी नहीं करके राजी वो। मैं उनके सिंपल जो कार्यकर्ता है उनके लिए नहीं कह रहा, लेकिन मैं इनके हेड के लिए कह रहा हूँ, जो भी इनके हेड होते हैं कुछ भी नहीं करते हैं। जो हम जम्मू के सिंपल लोग हैं, हम खुद सब कुछ कर लेंगे। हम खुद लाइक जब कुछ अगर कुछ गलत होगा हमारे साथ तो हम सड़क पे निकल आते हैं। ये लोग तो कभी आते ही नहीं। इन लोगों का तो मैंने आज तक कभी कोई मैसेज कुछ देखा ही नहीं कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, कुछ करते हैं, कुछ भी नहीं। और आप देखो, इन्होंने ये जब से ये लोग कहते हैं ना बीजेपी इतनी अच्छी, जिस जिस साल इन्होंने 370 हटाई थी, उसी के 3-4 महीने बाद, 5 महीने बाद तो ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके आ गए थे। ये तो चलो वो जो एडवोकेट अंकुर हैं उन्होंने आके बता दिया, वरना ये चीज तो बाहर पहुंच ही नहीं रही थी बाहर की स्टेट्स के पास कि यहाँ पे डोमिसाइल है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनको थोड़ा प्रमोट अगर हो जाए और सारा हिंदू प्रमोट करे और वो अगर इंडिया लेवल की पार्टी पे खड़ा कर ले तो उनकी समझ है। रोशनी एक्ट खत्म करवाया तो कानूनी रूप से भी समझ है। आज भी वो जेल गए हैं। आज हाँ आपके जम्मू में प्रदर्शन चल रहा है तो वो जम्मू को अलग स्टेट की मांग करते हुए जेल गए हैं। तो हाँ जी हाँ जी एक हाँ जी। एक दिख रहा है हिंदू चेहरा जो फाइट कर रहा है। मतलब आज में हिंदू जो फाइट करना भूल गया वो फाइट करता दिख रहा है। बस ये है कि लोग कैसे उस तक पहुंचे, लोग उनको कैसे आगे ले जाएं, तो अरे नहीं एक सर, बड़ा लीडरशिप बना सकता है। हम तो मैं आपको अब एक चीज बताता हूँ। जो जगह है वहां पे एक यूनिवर्सिटी है SMVDO, श्री माता वैष्णो देवी। जम्मू के हिंदुओं को तो काफी सेंस है। अब वहां पे मेरे कुछ दोस्त पढ़ते हैं, वो वहां पे नवरात्रे का जागरण करवाना था उनको, जब अभी जो पिछले रिसेंटली नवरात्रे गए हैं। वहां पे जो उनका डीन है वो एक बिहार का है। उसने देखो, अब जो बाहर के हिंदू हैं वो दूसरी स्टेट्स में जाके उन स्टेट वाले हिंदुओं के कैसे रूट्स काटते हैं। उस बंदे ने, जो डीन है उनका बिहार का, उसने जो माता रानी का जागरण होना था, जिस माता रानी के फंड से यूनिवर्सिटी चलती है, उस माता रानी के जागरण की परमिशन नहीं दी। वो मेरे ही दोस्त थे जो ऑर्गेनाइज करवा रहे थे, पढ़ते हैं। और उसने सिखों के जो गुरु तेग बहादुर जी का जो जन्मदिन था उसके लिए पाठ रखवाने के लिए परमिशन दे दी थी। ये तो हाल है, ये तो हाल है इन लोगों का। और ये अब, और वो कहता है मैं महाकाल का भक्त हूँ। बोला भाई क्या भक्त है तू, कुछ पता विता ही नहीं है तेरे को। फिर मैंने अपने दोस्तों को इतना बोला, वहां पे जो पढ़ते हैं, मैं जाऊंगा तो मेरे पे केस वगैरह हो सकता है। मैंने उन्हीं को थोड़ा पंप वगैरह दिया कि भाई तुम करो तुम। फिर ये जो अंकुर भैया, मैंने बोला इनको थोड़ा कुछ मैसेज वगैरह करो अगर इनके थ्रू होता है तो। उन्होंने थोड़ी बात थोड़ी आगे तक पहुंचाई। तो फिर उसने ये बोला कि जो उसने उनके जो वो जो पाठ था उनका, जो तेग बहादुर जी का था, गुरु तेग बहादुर का, उसकी परमिशन उसने बोलिया चलो आप कॉलेज के अंदर मत करो, कॉलेज के बाहर कर लो, गेट के बाहर। आज तक उसने जागरण की परमिशन नहीं दी, लेकिन उसने उसकी परमिशन दे दी थी। जागरण की जब परमिशन लेने गए, बोलता यहाँ पर रिलीजियस एक्टिविटीज नहीं होंगी। ये तो सर हाल है इन लोगों का। चाहूंगा कि काफी युवा हो, मुझे लगता है कि थोड़ा अंकुर शर्मा को और प्रमोट करें सारे वहां के लोग। सर अभी बहुत कट्टर है। मुद्दे को उठाइए, आपको भविष्य का एक अच्छा लीडर मिल सकता है जो आपके हितों की लड़ाई लड़ रहा है। रोशनी एक्ट खत्म कराया, वो आपके जम्मू को अलग राज्य की मांग कर रहा है कि भैया हम, और वहां इस्लामिक कॉरिडोर बना दिया, उसको हटाने की मांग कर रहा है। डोमिसाइल एक्ट के विरोध में है वो। और अभी जो सरकार रोशनी एक्ट खत्म कराया उसमें भारत की सरकार पहुंच गई कि भाई गरीब मुसलमान है, इनको बसे रहने दो। ये स्थिति बनी हुई। तो ऐसे लोगों को प्रमोट किया अरे जाना सर ये तो ऐसे लोग हैं, चाहिए। ये जो बीजेपी को इतना अच्छा बोलते हैं ना, यहाँ पे तो बीजेपी ने ये इतना गलत काम किया है। आप मानोगे, कश्मीर से ज्यादा अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन जम्मू में है। जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, पत्नीटॉप, कुद्र, भद्रवा, किश्तवाड़, ये सब। ये वहां पे डेवलपमेंट ही नहीं करते हैं। ये वहां पे बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं करते हैं। सारे का सारा डेवलपमेंट का जो फंड आता है जम्मू कश्मीर के लिए, सारा का सारा कश्मीर में देते हैं ये।
आप अगर किसी को मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा, आप 2020 की या 2020 और 21 की जम्मू कश्मीर की टूरिज्म की एडवर्टाइजमेंट देख लो, उसमें जम्मू का कहीं नाम नहीं है। ऐसे तो जम्मू कश्मीर एक स्टेट है, लेकिन उसमें जम्मू का कहीं नाम ही नहीं है, वो पूरी एडवर्टाइजमेंट ही सिर्फ कश्मीर के ऊपर है। मतलब फिर जम्मू को तो इन्होंने खुद ही बाहर निकाल दिया उसमें से। टैक्स जम्मू वाले भी देते हैं, लीगली देखें तो टैक्स तो जम्मू वाले भी देते हैं। जब एक स्टेट की आप एडवर्टाइजमेंट बना रहे हो, तो उसमें जब टूरिज्म की एक एडवर्टाइजमेंट बना रहे हो जो पूरे आपने वर्ल्ड वाइड चलानी है, उसमें आप खाली कश्मीर दिखाओगे, जम्मू उसमें दिखाओगे ही नहीं। मतलब जम्मू तो फिर आपके लिए कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जम्मू तो फिर वही है, आएंगे जब इनको सिर्फ बीजेपी को तो जो 3 सीटें मिलती हैं वो पूरी जम्मू से ही मिलती हैं। जम्मू का हिंदू इनको वोट देता है, 3 की 3 सीट इनको जम्मू से ही मिलती हैं और कहीं से इनको एक भी नहीं मिलती। और ये फिर बाद में जम्मू वालों को ही नहीं पूछते हैं। जो जम्मू की डोगरा आइडेंटिटी है उसी को खत्म कर रहे हैं ये। यही सब दिक्कत है। और देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हमने जो ये एक प्रयास किया, इसको मैं रेगुलर रखूंगा, ताकि लोकल लोग हर जगह के वो बताएं प्रॉब्लम क्या है। इस प्रॉब्लम्स को फिर हम पहुंचाने का प्रयास करते हैं, और ये एक संवाद से चीजें होगी। और जम्मू में तो एक विकल्प भी है, मैं सबसे कहूंगा कि जम्मू में जो एक उभरता विकल्प है उसकी तरफ जाएं। आपको अपने सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है, पार्टीबाजी छोड़ के अपने हिंदू हित सर्वाइवल के लिए आप काम करें। छोटा बच्चा है, इसलिए बहुत बढ़िया बात कही आप लोगों के लिए कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है वो आपको समझा रहा है कि आज हम ग्राउंड पे जी करते घूम रहे हैं और हमारा लोग गला काट रहे हैं। थैंक यू, काफी तुमने जानकारी दी। अगले थैंक यू, आते रहना रेगुलर इस पे, मैं रविवार को किया करूंगा इस पे। ठीक है, थैंक यू। और कोई? तो मुझे लगता है अब कोई नहीं है, तो मैं इसको अब समाप्त करूंगा। वैसे 66 लोग इस पे देख रहे हैं, लेकिन किन्हीं का कॉल नहीं आया है अभी तक कि आप इसमें जुड़ना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। तो अच्छा, चेतन राव जी पधारिए। संदीप जी नमस्कार, हर हर महादेव। हर हर महादेव। चुपके चुपके सुनने से क्या फायदा, आ जाइए। नहीं संदीप जी, मैं क्षमा चाहूंगा, जब आपने मुझे साथ दिया ना, तभी माताजी को शौच करा रहा था। वो बीमार है ना, 15 दिन से उनको पैरालिसिस का अटैक हुआ है। तो इसलिए मैंने वीडियो भी ऑन नहीं किया, मैं उनके पास ही बैठा हूँ माताजी के। अच्छा, तो माताजी को मेरा प्रणाम कहिएगा। जी संदीप जी, बस आज मेरे लिए अविस्मरणीय क्षण है। आपसे प्रथम बार संवाद कर रहा हूँ। मैंने बहुत मुझे अच्छा लगा कि आप माँ की सेवा कर रहे हैं, ये तो सबसे बड़ा धर्म है। तो आप माँ सेवा कीजिए, फिर आराम से हम लोग बात कर लेंगे फिर। जी संदीप जी। जी धन्यवाद। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्ते। और कोई? अच्छा, सिविल सोसाइटी। नमस्ते संदीप जी। आ जाइए। नमस्ते। नमस्ते, आप जुड़ जाइए। जुड़ जाइए, वरना इसका मेरे बैटरी जा रहा है तो मुझे फिर जाना पड़ेगा। तो आज मैं यहाँ पर ही समाप्त करूं, अगली बार हम लोग जुड़ेंगे। अगर आप लोग कहें तो मैं इसको समाप्त करता हूं। और अच्छा लगा मुझे कि आप लोग आए, और एक संवाद हम इस तरह से रखेंगे, और जैसे उस तरह से हम लोकल मुद्दों को हम चाहेंगे कि सब समझें उस मुद्दों को, सब जाने उस मुद्दों को, और उस बारे में बात करें ताकि गवर्नमेंट तक पहुंचाया जा सके, उनके संज्ञान में लाया जा सके। तो रविवार को 3 साढ़े 3 बजे, जो आम दिनों में यूट्यूब पे लाइव होता है, रविवार को हम एक संवाद करेंगे दोपहर में टेलीग्राम पे, और रात्रि में यूट्यूब में जो मेंबर्स लाइव होता है उसमें भी मैं मेंबर्स को कहूंगा कि वो आए, वो बताएं। सप्ताह में एक दिन आप लोग बोलिए, मैं सुनूंगा। इसको मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा, क्योंकि और कोई आ नहीं रहे और बैटरी भी मेरा समाप्त हो रहा है। और मिलता हूं फिर मैं अगले रविवार को इसी तरह 3 साढ़े 3 बजे के बीच में, और फिर हम एक चौपाल करेंगे, ये चौपाल ही है, और फिर मिलके हम लोग इस पे किसी अलग इश्यूज पे डिस्कशन करेंगे। इश्यू तो आप ही लोग लेके आओगे, क्योंकि बोलना आप ही लोगों को है। मैं आज के दिन श्रोता रहना पसंद करूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मैं इसको अब समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।